देखो बेटा हम क्या पढ़ेंगे, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। देखो जो हमारा सूफी ट्रेडिशन था उसमें जितने भी पेज नंबर 158, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आने वाले हैं इस पेज से, में भी आ सकते हैं। देखो उस टाइम के जितने भी हमारे सूफी संत थे ना, उन्होंने जितने भी अपने वर्क लिखे वो किस लैंग्वेज में लिखे, ठीक है। क्या वो आसपास जो लोग जहाँ पे रहते थे उस लैंग्वेज के साथ उनकी इंटीमेसी थी या नहीं थी, ठीक है। अब सबसे पहले देखो गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में पढ़ा है सबने। अब देखो इट वॉज नॉट जस्ट इन समा दैट द चिश्तीज अडॉप्ट लोकल लैंग्वेज। वो कहते हैं कि इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि जो चिश्ती संप्रदाय था ना उसने वहाँ पे लोकल लैंग्वेज को क्या कर लिया था, एक्सेप्ट कर लिया था। इन दिल्ली दोज एसोसिएटेड विद द चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन हिंदवी। हिंदवी एक लैंग्वेज बट अंडरलाइन करो। उन्होंने अपने जो विचार थे वो हिंदवी लैंग्वेज में सामने रखे। द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, और क्या थी वहाँ पर आसपास रहने वालों की क्या थी, लैंग्वेज थी। अब हिंदवी के बारे में पढ़ लेना एक बार, ठीक है। क्या चिश्ती एक संप्रदाय है, मतलब जो सूफी थे ना, ये 4 संप्रदाय पढ़ोगे इसमें। चिश्ती है, एक नक्शबंदी है, एक सुहावर्दी है, ये अलग अलग है। इनके थोड़े थोड़े से ना मतलब सिस्टम अलग अलग है। कोई संप्रदाय ऐसा है जो बहुत ज्यादा ऐशो आराम को पसंद करता है, कोई ऐसा है जो सारे कंफर्ट को छोड़ के सिर्फ क्या चाहता है कि हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट हो जाए और कुछ नहीं। अब देखो एक तो सिर्फ हिंदी के बारे में पढ़ लिया, दूसरा देखो बाबा फरीद जिसने अपनी बहुत सारी वर्सेस मतलब पोएम्स कंपोज की थी लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। बाबा फरीद कंपोज वर्स लोकल लैंग्वेज व्हिच वर इनकॉर्पोरेटेड इन द गुरु ग्रंथ साहिब, जिनको गुरु ग्रंथ साहिब में भी क्या नाम स्थान दे दिया गया, ठीक है। अब आगे देखो यट अदर्स कंपोज लॉन्ग पोएम्स ऑफ ये क्या है, मासनवीज टू एक्सप्रेस आइडियाज ऑफ डिवाइन लव यूजिंग ह्यूमंस लव एज एन एलिगरी। एलिगरी होता है बेटा किसी भी चीज का सिंबल होना, ठीक है। इसको छोड़ दो, नीचे आ जाओ एक बार। मलिक मोहम्मद जायसी, नाम तो सुना होगा। मलिक मोहम्मद जायसी, बहुत बड़ी रचना है इनकी पद्मावत, ठीक है। और आपको पता है इसमें मूवी भी इसके ऊपर बनी थी, काफी डिस्प्यूट भी हुआ था। पहले क्या नाम रखा गया था, पद्मावती, बाद में चेंज किया गया पद्मावत, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी ने कौन सा जो वर्क है वो है पद्मावत। और किसके बारे में है, अंडरलाइन कर लो, पद्मिनी और रतन सेन। पद्मिनी और रतन सेन के बारे में है। और ये कहाँ के थे रतन सेन, ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे। इतना याद कर लो। मलिक मोहम्मद जैसी ने क्या लिखा, पद्मावत लिखा। उसमें मेन जो हीरो हीरोइन थे वो पद्मिनी थी और रतन सेन थे। और रतन सेन कहाँ के थे, चित्तौड़गढ़ के थे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो सेकंड पैराग्राफ के थर्ड या फोर्थ लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है। A different genre of Sufi poetry was composed in around the town of बीजापुर, कर्नाटक। कर्नाटक में भी अलग अलग तरीके से उन्होंने अपने टेक्स्ट लिखे हैं। जैसे those were short poems in ये दक्षिणी, अंडरलाइन करो बेटा। सेकंड पैराग्राफ के थर्ड लाइन में, सेकंड जो पैराग्राफ है उसके थर्ड लाइन में दक्षिणी लिखा हुआ है। ये एक उर्दू का वर्क है, मतलब उर्दू टाइप से लिखा हुआ है। इसमें क्या है देखो, Chisti Sufis who lived in this region during the 17th and 18th century, those poems were probably sung by a woman and while performing। दक्षिणी में क्या है कि जो फीमेल पुराने टाइम में अपना काम करते हुए गाना बजाती थी या काम करते हुए अपनी कहानियां लिखती थी, उनके बारे में लिखा हुआ है। देखो वुमन वाइल परफॉर्मिंग हाउस होल्ड कोर्स लाइक ग्राइंडिंग ग्रेन, मतलब अनाज को पीसते हुए, चरखे को काटते हुए, इस टाइम पे जो काम करते हुए कुछ भी वो बोलती थी उसको बोला गया दक्षिणी, ठीक है। नीचे और देख लो एक बार। इट इज लाइकली दैट सूफीज ऑफ हिज रीजन वर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशन ऑफ द कन्नड़। कन्नड़ का आपने वचन पहले पढ़ा था, ठीक है, लिंगायत का पढ़ा था ना। एंड मराठी में ये है अभांस है ऑफ द सेंट ऑफ पद्मापुर, ठीक है बेटा। कुछ नहीं, इसमें 2-3 क्वेश्चन है। तो समा क्या होता है, इनका पुराना सूफीज्म, इसको क्या बोलते हैं, संगीत बोलते हैं, ठीक है। जायसी पद्मावत के बारे में देख लेना, किसने लिखा है, मलिक मोहम्मद जायसी ने। अब देखो एक बार, इधर अमीर खुसरो के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। साइड में देखो 158 पेज में अमीर खुसरो, यहाँ से डेफिनेटली 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अमीर खुसरो क्या थे बेटा, ग्रेट पोएट थे, म्यूजिशियन थे, डिसिपल ऑफ द शेख निजामुद्दीन औलिया। याद रखना है ये, शेख निजामुद्दीन औलिया के स्टूडेंट रहे हैं अमीर खुसरो, ठीक है। इनका टाइम पीरियड भी दे रखा है, इसके बारे में नीचे और देख लेना 2-4 लाइनें। मेन इतना याद कर लो क्या थे, किसके ये स्टूडेंट थे। अब आ जाओ इधर, सूफीज्म एंड द स्टेट। अब जो सूफीज्म था, स्टेट के साथ इसका
क्या रिलेशन था, रूलर इनके साथ कैसा बिहेव करते थे, क्या रूलर उनको प्रोटेक्शन देते थे या नहीं देते थे। देखो एक बार, ए मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिटी। का मतलब क्या पता है क्या होता है ऑस्टेरिटी? मतलब एक तरीके से तपस्या कह सकते हो, ठीक है बेटा। वो कहते हैं कि जो चिश्ती ट्रेडिशन थी उसकी एक तपस्या थी, या ये कह सकते हो उसका एक हार्ड डिसीजन था कि वो वर्ल्डली पावर से, मतलब सांसारिक जो सुख होता है उससे वो दूर रहते थे, अपने आप को अकेले दुनिया में मानते थे। However, this was by no means a situation of absolute isolation from the political power. ध्यान से देखो बेटा, जो सूफीज्म थे उसमें जो हमारा चिश्ती संप्रदाय है वो कहते हैं कि हमारे को सांसारिक सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, मतलब हमारे को ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा ऐसे आराम से रहना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं था कि वो पूरी पॉलिटिकल पावर से अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे। कहीं कहीं ऐसा देखा गया है कि बेटा जो राजा उनको कुछ भी धन वगैरह देते थे, जमीन देते थे, तो वो उनको गिफ्ट के रूप में ले लेते थे। कुछ ऐसे भी हैं जो किसी का गिफ्ट भी एक्सेप्ट नहीं करते, ये भी आएगा आगे। देखो एक बार, द सूफीज एक्सेप्टेड एंड सोलिसिटेड का मतलब होता है फ्री में ग्रांट्स एंड डोनेशन फ्रॉम द पॉलिटिकल इलाइट्स। पॉलिटिकल इलाइट्स का मतलब क्या होता है? जो पढ़े लिखे लोग थे, जो राजा थे, वो इन सूफीज को कई बार गिफ्ट में दे देते थे। क्या देते थे? देखो, सुल्तान इन द टर्न सेट अप द चैरिटेबल ट्रस्ट एज एंडोमेंट्स फॉर हॉस्पिसिस का मतलब होता है एक तरीके से धर्मशाला टाइप से, ठीक है। एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड। इन सूफी संत जो थे इनको राजा क्या देते थे बेटा? इनको जमीन दे देते थे और कहते थे कि तुम इस पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना मर्जी तुम इस पे अपना प्रोडक्शन कर सकते हो। अब और क्या चाहिए? सूफी संत को जमीन मिल जाती है, रहने के लिए घर मिल जाता है इनको, ठीक है। आगे देखो, चिश्तीज एक्सेप्टेड डोनेशन इन कैश एंड काइंड। ये जो डोनेशन थी ना बेटा, उसको कैश में एक्सेप्ट कर लेते थे रादर देन एक्यूमुलेटेड डोनेशन। अब ध्यान से देखना, एक चीज अच्छी आई है यहाँ पे, कैश लेते थे लेकिन ये अपने कैश को खर्च कर देते थे। किन पे? अपनी ज़रूरतों पे। और कौन कौन सी ज़रूरत अंडरलाइन कर लो, फूड है, क्लोथ्स हैं, लिविंग क्वार्टर्स हैं, रिचुअल नेसेसिटीज सच एज समा। मतलब अपनी बेसिक ज़रूरतों के लिए जो पैसा इनको मिलता था उस पर ये खर्च करते थे। ऐसा नहीं है कि स्टोर करते थे। आज तुम देखते हो ना, रिच पर्सन क्या करता है? पैसे को स्टोर करता रहता है, खर्च नहीं करता। लेकिन जितने भी सूफीज्म हुआ है या संत हुए हैं, ये पैसे कमाते हैं, इनको गिफ्ट मिलता है और ये क्या कर देते हैं? उसको खर्च कर देते हैं। इसी वजह से बेटा इनके बहुत सारे फॉलोअर्स हो जाते हैं, और फॉलोअर्स क्या करते हैं? इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ा देते हैं। आगे देखो, ऑल दिस एनहेंस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द सेक्स विच इन टर्न अट्रैक्टेड पीपल फ्रॉम वॉक ऑफ लाइफ फर्दर देयर पाइटी का मतलब होता है बेटा रिस्पेक्ट, ठीक है, एंड स्कॉलरशिप। इसी वजह से जो ये पैसा खर्च कर देते थे, इनकी स्कॉलरशिप मतलब इनका ज्ञान, इनकी रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में या आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती थी, ठीक है। अब देखो, किंग्स डिड नॉट सिंपली नीड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर एसोसिएशन विद सूफीज, दे ऑल्सो रिक्वायर्ड लेजिटिमेशन फ्रॉम दम। ध्यान से देखना, अजर्सन वाले क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजा सिर्फ इनके साथ दोस्ती नहीं करना चाहते थे, बल्कि इनकी पावर को, इनके साथ क्या चाहते थे? सपोर्ट चाहते थे। राजा लोग क्या चाहते थे कि जो सूफी हैं ये हमारे को कोऑपरेट करेंगे क्योंकि इनके ज़्यादा फॉलोअर थे। अब ध्यान से देखो, व्हेन द टर्की सेटअप दिल्ली सल्तनत, जब टर्की दिल्ली सल्तनत में अपना सेटअप कर लेते हैं, दे रजिस्टर्ड द इंस्टेंस ऑफ द उलमा ऑन द अपोजिंग शरियाज एज स्टेट लॉ बिकॉज दे एंटिसिपेटेड ऑपोजिशन फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। देखो बेटा, जब सूफी लोग आ जाते हैं, वहाँ पे सूफी लोग रहते हैं, टर्की दिल्ली में सल्तनत की स्थापना करते हैं, तो वहाँ पे टर्की वाले क्या थे? मुस्लिम थे सारे के सारे। वो किसको मानते थे? उलेमा को मानते थे। उलेमा क्या करता है? उसके अकॉर्डिंग ही अपने धर्म को चलाता है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम पे किसी एक चीज़ को फोकस नहीं कर सकते। उन्होंने इस चीज़ का क्या किया? विरोध किया। द मेजोरिटी ऑफ द बूम, और वहाँ पे मेजोरिटी किस लिए थी? देखो बेटा, टर्की ने जब आक्रमण किया ना दिल्ली पे या सल्तनत को एस्टेब्लिशमेंट किया, तो आप ये कह सकते हो वहाँ पे सारे मुस्लिम लोग नहीं थे, नॉन मुस्लिम भी थे, इसलिए उनका विरोध हुआ था। द सल्तनत देन सॉर्ट आउट द सूफीज हु ड्राइव देयर अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम गॉड एंड डिड नॉट डिपेंड ऑन जुरीज टू इंटरप्रेट द शरियाज। अब क्या होता है, आप जब कोई भी काम करते हो, मेजोरिटी नहीं है, तो आप हार्ड डिसीजन नहीं ले सकते, आपको क्या रहना पड़ेगा? थोड़ा सा सॉफ्ट रहना पड़ेगा। सेम सूफीज्म वाले थे जो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। कहीं कहीं क्या दिखाएगा? फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। बिसाइड इट वॉज बिलीव्ड दैट द ओलिया कुड इंटरसेड विद गॉड इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द मटीरियल एंड स्पिरिचुअल कंडीशन और ऑर्डनरी ह्यूमन बींग्स। अब थोड़ा सा ओलिया के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। दिस एक्सप्लेन्स why kings often wanted their tombs to be in vicinity of Sufi shrine and hospices। अब देखो, जितने भी हमारे ओलियास हुए हैं, इनकी जो क्या बना दी गई है? क्या बोला था
दरगाह, इनकी जो दरगाह बना दी है उसके बारे में देखो। हाउ और देयर वर इंस्टेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सल्तनत एंड द सूफीज। कई बार इनकी कब्र बनने के बाद ध्यान से देखो कुछ ऐसे रूलर हुए हैं जिनके अंदर जो सूफी संत के साथ क्या हुआ था, विवाद हुआ था। आपको पता है एक बार खिलजी वंश चल रहा था और वहाँ का था मोहम्मद बिन तुगलक से पहले उसका चाचा वहाँ पे राजा था, ठीक है। औलिया के साथ उसकी क्या हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो वो औलिया उसको समझाता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो मानते नहीं है। मोहम्मद बिन तुगलक कहते कि नहीं। तब औलिया उसको क्या कहते कि अभी दिल्ली दूर है, अभी तुम दिल्ली के सपने मत देखो, ऐसा ना हो कि दिल्ली की सल्तनत तुम्हारे हाथों से चली जाए। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो जितने भी ये औलिया हुए हैं ना, जितने भी संत हुए हैं, इनकी जो वहाँ पर कुर्सी होती थी उस पर पकड़ होती थी, लेकिन कहीं कहीं वो डिस्प्यूट भी दिखाए गए हैं। वो डिस्प्यूट क्या है देखो एक बार। टू assert their authority को लेकर both expected that certain rituals are performed such as the prostrations होते हैं बड़े तरीके से किसी को रिस्पेक्ट करते हैं, उसको झुकने को, ठीक है। देखो प्रोस्ट्रेशन का मतलब होता है घुटनों के बल झुकना एंड किसिंग ऑफ द फीट, और उसके पैरों को टच करना। अब देखो कुछ ऐसे सूफी क्या करते हैं कि हमारी रिस्पेक्ट कैसे करो कि आप हमारे सामने आओ, अपने घुटने के बल झुको और हमारी रिस्पेक्ट करो। कुछ रूलर ऐसे इस चीज़ को फॉलो नहीं करते थे, तो उनमें क्या हुआ, विवाद हो गया। फ्रॉम एग्जाम्पल द डिसिपल्स ऑफ निजामुद्दीन औलिया एड्रेस्ड हिम एज ए सल्तनत। अब ये निजामुद्दीन औलिया क्या कहते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ, सल्तनत एज मसीह के लिटरली सुल्तान मैं से, कि वो कहता है कि मैं ही दुनिया में क्या हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, शेख हूँ, ठीक है। अब साथ में देख लो सूफीज एंड स्टेट के बारे में लिखा हुआ है। अब आपको देखो बेटा अब क्या पढ़ना है, थोड़ा सा कबीर के बारे में पढ़ना है। अब मुझे ये बता दो कबीर हमने पढ़ा था पीछे कबीर के बारे में, वो सैगुण थे या निर्गुण थे? देख लो। हाँ जी, कबीर मूर्ति पूजा में बिलीव करते थे, निर्गुण थे। सैगुण में कौन कौन से मैंने 3 लिखवाए थे, और निर्गुण में कबीर। अगर ये निर्गुण थे तो इसका मतलब इन्होंने क्या कहा था कि भगवान की कोई शेप नहीं है, ठीक है। हम भगवान को वैसे ही मतलब अपने इमेजिनेशन में, कल्पना में भगवान की पूजा कर सकते हैं। तो ये वाला पूरा पैराग्राफ है ना बेटा, हाँ निर्गुण वाला ठीक था। दो ही बच्चे हो, एक बोलेगा सगुण एक बोलेगा निर्गुण, एक तो ठीक होना ही है। तुम दोनों एक ही बोल सकते हैं। हाँ बोल सकते हो, आप पढ़ने लगे ना बेटा, आप तो अच्छे बच्चे होते जा रहे हो। देखो अब आपको ने क्या देखो कल क्या पढ़ के आना है पूरा यहाँ से, ये जितना भी कबीर के बारे में थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि कबीर के बारे में जो अपनी बुक में लिखा हो उतना ही आ जाए। कबीर से रिलेटेड आपको एक पूरी स्टोरी लिखनी है, वो खुद पढ़नी है, मैं थोड़ा सा पढ़ा देती हूँ। फिर उसके बाद हम गुरु नानक के बारे में पढ़ेंगे, फिर मीराबाई के बारे में, ठीक है। कल या परसों तक ये हमारा चैप्टर हो जाएगा। अब कबीर के बारे में देख लो क्या थे। आपको पता है कबीर क्या थे बेटा? Kabir is the press one of the most outstanding examples of a poet saint who emerged within the context। वो कहते हैं कि कबीर हमारे सामने एक बहुत ही ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसे संत के रूप में सामने आते हैं। His history historians have painstaking tried to reconstruct of his life, कि उसकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्टोरियंस को काफ़ी प्रॉब्लम हुई। कैसे उसकी लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, अंडरलाइन कर लो। थ्रू स्टडी ऑफ द कंपोजिशंस एट्रीब्यूटेड टू हिम, उसके टाइम में जो कंपोजिशन लिखे गए उनको इकट्ठा किया, एज वेल एज लेटर हैजियोग्राफीज, और उनके ऊपर जितनी भी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई या बायोग्राफी लिखी गई उनको पढ़कर हिस्टोरियंस ने क्या क्या कबीर के बारे में हमारे को बताया। सच एक्सरसाइज हैव प्रूव टू बी चैलेंजिंग ऑन ए नंबर ऑफ अकाउंट्स। इस तरीके से हमने देखा कबीर की हिस्ट्री क्या है, एक चैलेंजिंग हिस्ट्री है, ठीक है। वर्सेस ascribed to कबीर have been compiled in 3 distinct but overlapping tradition। अब 3 देखो कबीर की जितने भी वर्सेस है ना बेटा, पॉइंट्स हैं, उनको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अंडरलाइन कर लो। कबीर के जो वर्सेस है उसको 3 डिस्टिंक्ट अलग अलग ट्रेडिशन में दिखाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल कबीर की है बीजक, इसको अंडरलाइन कर लो, इतना ही आ जाएगा आपके 1 मार्क में कि कबीर ने जो बीजक लिखी है इज प्रिजर्व बाय द कबीर पंथ, उसको कबीर पंथ में रखा गया है आज भी इन पाथ ऑफ द सेलेक्ट ऑफ कबीर इन वाराणसी एंड एल्सवेयर इन उत्तर प्रदेश। कबीर ग्रंथवली, एक तो कबीर की बीजक उसको अंडरलाइन कर लो। दूसरी देखो कबीर की जो ग्रंथावली है इज एसोसिएटेड विद द विधोंदू पंथ इन राजस्थान एंड मैनी ऑफ हिज कंपोजिशन आर फाउंड इन द आदि ग्रंथ साहिब।
ये भी बहुत बड़ा टेक्स्ट है। आदि ग्रंथ साहिब में भी कबीर के बारे में लिखा हुआ है। ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट क्या होती है बेटा? मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। देखो, ऑल दीज मैन्युस्क्रिप्ट कंपाइलेशन वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ द कबीर। कई बार उसके कुछ उसकी जो वर्क्स हैं उनकी डेथ के बाद भी लिखे गए हैं बेटा। बाय द 19th century anthologies of the verses attributed to him circulate in the print region as far as Port बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। तीन ऐसे स्टेट हैं। बाद में इनके बारे में काफ़ी इनके से रिलेटेड विचारों का आदान प्रदान किया गया। कबीर एक बहुत बड़े संत हुए थे। इनके बारे में जब तुम्हें पढ़ोगे पता लगेगा। आगे देख लो, कबीर पोएम हैव सर्वाइव्ड इन सेवरल लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट। कहते हैं कि अलग अलग भाषाओं में, बोलियों में इनके वर्क को लिखा गया। एंड सम आर कंपोज्ड इन द स्पेशल लैंग्वेज ऑफ द निर्गुणा पोएट्स। और कुछ निर्गुण जो पोएट थे उन्होंने इसके बारे में कंपोजिशन की है। द संत भाषा, अदर्स नोन एज द, क्या लिखा हुआ बेटा? अपसाइड डाउन सीइंग are the written uniform with which every meanings are inverted। ये देख लेने को लास्ट लाइन देख लो क्या इसमें। also striking is the range of tradition Kabir drew on to describe the ultimate reality। these include Islam, he described ultimately मतलब ये है कि एक तरीके से कबीर के जितने भी वर्क हैं उसको हर एक टाइप से क्या किया गया, कंपाइल किया गया। जितनी भी बोली थी उस टाइम पे, जितनी भी लैंग्वेज थी उनमें भी इसको कंपाइल किया गया है। और ये क्या थे आप बता सकते हो भी बेटा? कबीर बचपन में इनका कैसे पालन पोषण हुआ, किस तरीके से, किस कास्ट से बिलोंग करते थे, किसकी पूजा करते थे? देखो, वर ऑल दिस composed by Kabir we may never be able to tell with certainty, although scholars have tried to analyze the language, style and context to establish which verses could be Kabir's work। एक लाइन का एक बार ये कबीर वाला बेटा खुद पढ़ लेना सारा, ठीक है? इसमें क्या है पूरी, और कल कुछ मेन पॉइंट इसके मैं आपको लिखवा भी दूंगी, ठीक है?